हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसका मेन उद्देश्य आपके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण का टाइम पीरियड पूछा गया है आपसे। यहाँ पे देखिए, प्रश्न इतिहास में उपनिवेशवाद से है और हम इतिहास में उपनिवेशवाद को 3 पार्ट में बांट करके समझते हैं। जो इसका पहला टाइम पीरियड है वो 1757 से लेकर के 1813 का है, जिसे वाणिज्यिक चरण के नाम से जाना जाता है। तो आंसर तो आपका बी हो जाएगा। उसके साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा। जो वाणिज्यिक टाइम पीरियड है ये 1757 से लेकर के 1813 तक का समय माना जाता है। इसके बाद में औद्योगिक चरण का टाइम पीरियड आता है और वो औद्योगिक चरण को 1813 से 1858 तक का टाइम दिया जाता है। और इसके बाद तीसरा चरण है वित्तीय चरण, जिसे 1858 के बाद का टाइम पीरियड उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस 3 तरीके से इतिहास को हम कैटेगराइज करते हैं, जिसमें 1757 से 1813 तक के समय को हम वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण मानते हैं 1813 से 1858, और 1858 के बाद वित्तीय चरण है। वाणिज्यिक चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी की भूमिका में है, जिसमें वो अपने व्यापार में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। औद्योगिक चरण में चूँकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं और वहाँ से तैयार माल ला करके भारत में बेचा जाता है। और वित्तीय चरण में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्रयास होता है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के जरिए प्रॉफिट गेन करने की कोशिश होती है। तो जो इसका उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण काल है वो 1757 से 1813 है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इतिहास में उपनिवेशवाद को हम किस तरीके से कैटेगराइज करके हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ है? इतिहास में आपको 4 मैसूर युद्ध देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपसे यहाँ पे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है। ये 1767 से 69 तक हुआ है। ये 1780 से लेकर के 84 तक का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट थर्ड वाला 1790 से लेकर 1792 और नेक्स्ट वाला है 1799। ये 4 आपको आंग्ल और मैसूर के बीच में युद्ध इतिहास में देखने को मिलेंगे। पहला जो दो युद्ध है ये हैदर अली के द्वारा, और हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है। 2 साल ये युद्ध टीपू सुल्तान के द्वारा ही लड़ा जाता है, उसके नेतृत्व में, और ये भी टीपू सुल्तान के द्वारा। और 1799 में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। तो दूसरा गवर्नर जनरल की बात कर लीजिए, तो पहले वाले युद्ध में गवर्नर जनरल है वर्लेस्ट। दूसरे समय में 1767 से 69 तक वर्लेस्ट है। 1780 से 84 के बीच में, यानी कि 1772 से 1785 तक भारत के बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग्स है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में लड़ा जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तीसरा युद्ध, इनका टाइम पीरियड भारत में कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से 1793। और चौथा बेलेजली के द्वारा, चौथा युद्ध बेलेजली के समय में लड़ा जाता है 1798 से 1805। इनका टाइम पीरियड है भारत के अंदर। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, जिसमें 1782 में हैदर अली की कैंसर के जरिए डेथ हो जाती है। उसके बाद में टीपू सुल्तान उस युद्ध को आगे बढ़ाता है। इंटरेस्टिंग ये है कि पहले युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती है हैदर अली के साथ। द्वितीय युद्ध में भी कोई विशेष अंग्रेज़ों को युद्ध में सफलता नहीं मिलती है। इस युद्ध के बाद में मैंगलोर की संधि होती है, जिसके द्वारा जो भी क्षेत्र एक दूसरे के द्वारा जीते गए हैं उन्हें वापस किया जाता है, और सम्मानजनक पूर्ण संधि मानी जाती है मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान के लिए। 1790 और 92 के युद्ध में टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य गंवाना पड़ता है। 1799 में बेलीजली ने
टीपू सुल्तान को युद्ध में हरा करके मार दिया और इस तरह से ये मैसूर युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि प्रणाली के हिस्सा थे, जिसमें बात की गई है ब्रिटिश रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट, गवर्नर जनरल और मुगल सम्राट। तो जो सहायक संधि प्रणाली थी इसका सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। भारत में इस संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसी अगर ब्रिटिश गवर्नर ने किया है, गवर्नर जनरल ने, तो वो लॉर्ड वेलेजली था। और इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है सहायक संधि के संदर्भ में, एक ब्रिटिश रेजिमेंट, एक ब्रिटिश रेजिडेंट और तीसरी आहस्तक्षेप की नीति। ये 3 बातें ही थी। एक ब्रिटिश रेजिमेंट जो राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था, वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखी जाती थी। उसके साथ साथ एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाता था और साथ में उससे कहा जाता था कि उस राज्य के आंतरिक मामलों में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये 3 बातें उसमें शामिल थीं। आपका आंसर 1 और 2 होगा, जिसमें गवर्नर जनरल और मुगल सम्राट का कोई रोल नहीं था। तो इस तरीके से आपसे सही ऑप्शन पूछा गया है, आपका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1873 के चार्टर के आधार पर भारत का दरवाज़ा ब्रिटिश उत्पादों के लिए खोल दिया गया। बिल्कुल सही है, लेकिन ये काम 1813 में ही कर दिया गया था। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और यहीं से ये चीज़ ओपन हो जाती है 1813 से। 1833 में पूर्णतः चाय और चीन के साथ व्यापार का भी व्यापारिक एकाधिकार जो कि 1813 में जारी रखा गया था वो जारी रहता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1813 में ही ये व्यवस्था कर दी गई थी, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके ये व्यवस्था 1813 में ही कर दी गई थी। दूसरा है 1853 में रेलवे निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। बिल्कुल सही है, आंसर आपका 2 हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। 1848 से लेकर के डलहौजी का जो कार्यकाल है भारत में वो 1848 से 1856 तक। इसी में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे के निर्माण का कार्य शुरू किया। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी भू राजस्व पद्धति भारत में 51% हिस्से पे लागू है। तो बिल्कुल सही है। और महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था ये 30% पे, जबकि अस्थाई बंदोबस्ती योजना ये भारत में 19% क्षेत्र पे लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्ती योजना 19% क्षेत्र में थी जिसमें टैक्स को फिक्स कर दिया गया था। बाकी रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जिसमें रैयतों को यानी किसानों को ही टैक्स पे करना था वो रैयतवाड़ी पद्धति थी, और महालवाड़ी जिसमें एक महाल को यानी गांव या कई गांवों को समूह को महाल बनाया गया था जिसे टैक्स देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो ये दोनों सही हैं और आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि निम्न पर विचार कीजिए। उसने पशुओं के नस्ल में सुधार के लिए कदम उठाया, आधुनिक उद्योगों की स्थापना की पहल की, कर्नाटक में गन्ने की खेती और रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, यूरोपीय कंपनी के मॉडल पर एक व्यापारिक कंपनी का गठन करना चाहा। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ टीपू सुल्तान ने किया था, व्यापारिक कंपनी का गठन करने का प्रयास। इसके साथ साथ इसने तमाम देशों में अपने दूतों को भेजा। फ्रांस के साथ में निकटता थी, नेपोलियन के लगातार संपर्क में था और इसीलिए बेलेजली ने आते ही सबसे पहले चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न करके टीपू सुल्तान को हराया और मार दिया। क्योंकि लगातार नेपोलियन मिस्र को जीत चुका था और मिस्र से वो भारत की तरफ आना चाह रहा था। टीपू सुल्तान उसके बराबर संपर्क में था। उस समय ब्रिटिश के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चुनौती थी जब लॉर्ड वेलेजली को भारत भेजा गया था। 1798 से 1805 में ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षकों में वेलेजली का नाम सबसे आगे है, क्योंकि वो कठिन दौर था ब्रिटिश के लिए पूरी दुनिया में। उस समय जब भारत में भी बहुत कठिन दौर था जब वेलेजली ने आकर के भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया, संरक्षित किया। नेक्स्ट कदम है, क्वेश्चन है, भू राजस्व के फार्मिंग पद्धति किसने प्रारंभ की थी?
भू राजस्व की जो फार्मिंग पद्धति है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये व्यवस्था शुरुआत की थी भू राजस्व की। इसके बाद अस्थाई बंदोबस्ती योजना 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई। भू राजस्व की फार्मिंग पद्धति में भू राजस्व कलेक्शन के लिए ठेकेदारी पद्धति पर लोगों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन इसमें हर बार उतार चढ़ाव अधिक रहता था। किसी बार बोली लगाई जाती थी तो ऊंची बोली लगती थी, कभी कम लगती थी, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आय में काफ़ी डिफरेंस रहता था। तो उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती प्लान लाया गया, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित आय की ज़रूरत थी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, युद्ध आदि के खर्च का वहन करने के लिए। तो उस समय में अस्थाई बंदोबस्ती योजना ने ब्रिटिश को बहुत सहयोग दिया, आर्थिक सहयोग दिया। तो ये व्यवस्था फार्मिंग पद्धति स्टार्ट की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जिनका कार्यकाल भारत में 1772 से लेकर के 1785 तक है। एक साल इन्होंने 72 से लेकर के 73 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किया, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद फिर इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए हैं। एक 1775 से लेकर के 1782 पहला युद्ध हुआ है, और दूसरा 1803 से लेकर के 1805, और नेक्स्ट हुआ है 1817 से 1818। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका आंसर हो जाएगा 1817। पहला वाला वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड में हुआ है, गवर्नर जनरल थे बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा युद्ध 1803-1805 वेलेजली के कार्यकाल में हुआ है, और तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके कार्यकाल में 1817 और 18 का युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हैदर अली की फ्रांसीसी शक्ति से निकटता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रमुख कारण, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की फ्रांसीसी शक्ति से निकटता ब्रिटिश की चिंता का कारण थी। बिल्कुल सही है, मैसूर बराबर फ्रांसीसियों के संपर्क में था, और ब्रिटिश कंपनी और मैसूर के राज्य दोनों मालाबार मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। बिल्कुल, मालाबार क्षेत्र को अंग्रेज अपना संरक्षक क्षेत्र समझते थे, और अंग्रेज के इस संरक्षक क्षेत्र पर हैदर अली ने आक्रमण किया, जिसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दोनों सही है, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 10th नंबर, मैंगलोर की संधि किसके साथ हुई थी? तो मैंगलोर की संधि जो है वो मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। अभी मैंने इसकी चर्चा किया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त हुआ, जो कि एक सम्मानजनक युद्ध था टीपू सुल्तान के लिए। इस युद्ध में दोनों अंग्रेज और मैसूर, टीपू सुल्तान दोनों ने अपने अपने क्षेत्र, विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए, और युद्ध में किसी की भी हार नहीं हुई थी। इस युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि के साथ हुई। 1780 से लेकर के 1784 तक ये युद्ध चला था। इसी युद्ध के बाद 1784 में मैंगलोर की संधि हुई थी। तो ये था इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे।